हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस में सतीश में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पर्यावरण सीरीज का ये 10वां वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे लगभग 30 प्रश्नों की, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का हमारा पहला सवाल कि कौन सी बीमारी दूषित जल जो है पीने से फैलती है। तो आपके ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। इसका जो सही उत्तर है वह है टाइफाइड। अब इसके बारे में बता दूं कि टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया या कह सकते हैं जीवाणु जनित बीमारी है। और इसके जीवाणु के वाहक का जो नाम है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो वह है साल्मोनेला टाइफी। देखिए, याद करना भी बहुत आसान है। टाइफाइड से ही इसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और ये जो है दूषित जल के जो है पीने से होता है। जो दूषित जल होता है, ज़्यादातर बरसात के टाइम में आपने देखा होगा, मौसम के समय टाइफाइड बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। तो दूषित जल के पीने से जो है टाइफाइड हो जाता है। और इसे जो है आंतों का बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतों का बुखार। मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन? इसी ये साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन जो है हो जाता है इस बैक्टीरिया के थ्रू। तो उसके द्वारा हमें क्या हो जाता है, ये टाइफाइड रोग हो जाता है। बात करें बाकी हमारे जो है, तो बाकी जो है इसके अन्य कारक हैं। इसकी चर्चा जो है हम एक डिसीज वाले वीडियो में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो बांस, गन्ना, केला या सरसों। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सरसों। अब आपको मैं बता दूं कि पौधे के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आवृत बीजी और एक कौन होता है, अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी उसे कहते हैं जिस पौधे में पुष्प होते हैं, फूल लगते हैं। तो ये कौन सा हो गया, आवृत बीजी। अब आवृत बीजी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है एक बीजपत्री, और एक दूसरे को क्या बोला जाता है, द्विबीजपत्री। और इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे कॉमन तरीका जो है, जो आपको भी याद रखना है, वह है पत्तियों के द्वारा। उनकी जो लीव्स होंगी, आप एक बीजपत्री की लीव्स जो देखेंगे, उसमें क्या होगा, एक जो वेन्स रहेंगी, सिराएं, तो वो इस तरह से करेंगी। ये मैंने उल्टा बता दिया। एक बीजपत्री में क्या होगा, मोनोकॉट्स होगा। तो जो पत्तियां होंगी वो या तो समांतर होंगी, उसकी जो सिराएं हैं किस तरह होंगी, समांतर होंगी। और इस तरह कुछ लंबी सी पत्तियां रहती हैं, उसमें भी किस तरह की रहेंगी आपकी सिराएं, समांतर रहेंगी। वो एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। वहीं आप देखेंगे जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनकी जो सिराएं होंगी वो एक जालनुमा संरचना बनाएंगी आपकी। किस तरह से, आप देख सकते हो दोनों में जो है स्पष्ट अंतर है। वहीं बीज के मामले में देखेंगे, एक बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे चना आप लेंगे, चने को आप तोड़ेंगे तो दो पार्ट में बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो उनसे जुड़कर ही बनते हैं। तो ये क्या है, डाइकॉट। तो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो इनमें से यदि आप सर्च करके इन सबको आप देख सकते हो, तो सरसों का जो पौधा है, उसकी पत्तियों की संरचना ये इस तरह की होती है, दूसरे प्रकार की। इसलिए कैसा है, ये द्विबीजपत्री पौधा है। वहीं बांस, गन्ना और केला में जो है समांतर सिराएं पाई जाती हैं, इसलिए ये एक बीजपत्री पौधा है। ये कुछ छोटा डिफरेंस था जिसको आपको याद रखना है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पेलिसैड। तो जल का जो अधिग्रहण है वह जाइलम के द्वारा होता है। आपको ये याद करना है बहुत अच्छे से कि पेड़ पौधों में, वृक्षों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऊतक। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक ये कहलाता है जाइलम, और एक क्या कहलाता है, फ्लोएम। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। अब जाइलम क्या करता है, इसे नाम से स्पष्ट है, जल। तो ये क्या करता है, जल का संवहन करता है, ये जल का अधिग्रहण करता है। और जल कहाँ से लाएगा? जड़ों के द्वारा पौधों के अन्य भाग तक ले जाएगा। वहीं बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम नाम से स्पष्ट है, एफ से फूड। तो ये क्या करेगा, खाद्य पदार्थों को पौधों के समस्त भागों में पहुंचाएगा। तो खाद्य पदार्थ बनते कहाँ पर हैं? तो आपको पता है, ये पत्तियों में बनते हैं।
पत्तियों या फिर हरे भाग में, जहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, उसके द्वारा पूरे पेड़ों में जो है ये पहुंचाता है फ्लोएम तक। और खाद्य पदार्थ होता क्या है पेड़ों का? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च का ही एक फॉर्म है, स्टार्च कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज कह सकते हैं। तो ये जो है पौधों के जो है खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फ्लोएम ऊतक द्वारा पूरे वृक्षों के सभी भागों तक पहुंचे जाते हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, जाइलम और फ्लोएम। बस इसी से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि पौधों में ऊतकों से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन ऑक्सीजन है, ओक्सोन ओजो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन है, या ऑर्गन ओजोन है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 है। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में गैस जो नाइट्रोजन पाई जाती है, जो पाई जाती है आपकी 78%, और ऑक्सीजन जो है ये राउंड फिगर में 21% पाई जाती है। तो आप यदि इनको प्लस करेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 99%। और यही तो हमारा प्रश्न था। तो हमारी ऑक्सीजन कौन सी है? ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिलकर के हमारे पूरे वायुमंडल का 99% गैसीय विस्तार कवर करते हैं। अगला देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण, जो एजुकेशनल टूर होता है बच्चों का, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, प्रत्यक्ष अनुभव देना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि छात्रों को हम क्या दे रहे हैं? रियल एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो जो शुष्क मिट्टी होती है, हम कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है पौधों को, तो यदि पौधों का प्रकाश मिल यदि अधिकतम था तभी तो शुष्क मिट्टी हुई है धीरे धीरे। यदि प्रकाश नहीं होगा तो वो गीली मिट्टी या नम मिट्टी रहेगी। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी तो ये हो सकता है, और मिट्टी कठोर होगी। इसमें कैसे पहचानेंगे? इसका उत्तर जो है सी बिल्कुल सही है। तो मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होगी। ऐसा क्यों होगा? आपको पता है कि जो नम मिट्टी होगी, गीली मिट्टी होगी, यदि उसका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा जल का। लेकिन उसके जो सॉल्ट रहते हैं, नमक जो रहता है क्या, सॉल्ट या खनिज लवण, उनका वाष्पीकरण नहीं होता है। तो वो जो है उनकी सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सेम कॉन्सेप्ट जो है महासागरों में रहता है। प्रश्न आता है ना हमारे में, महासागरों का जल क्यों खारा रहता है? क्योंकि उसके जल में जो है लगातार नदियां जो आ रही हैं क्या, खनिज लवण जो है लेकर के, मिनरल्स लेके। लेकिन जो है वाष्पीकरण इतना सारा होता है समुद्र का, तो वो उसका सॉल्ट वहीं रह जाता है, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है। तो इस कारण से महासागरों का जो जल है वो खारा होता चला जाता है। आगे देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले जो पशु हैं, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या रोग फैलाकर। इसका जो सही उत्तर है वह है चुनकर चरना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपका चयनात्मक चराई। थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। चयनात्मक चराई, इसका ये मतलब है, मान लीजिए कोई एक घास का मैदान है, यहाँ जो है दो प्रकार की घास लगी है। किस प्रकार की? दो प्रकार की। एक मैंने सर्किल बनाया है और एक ट्राइंगल। सर्किल है और ट्राइंगल है। तो मान लीजिए उन जो मवेशी हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो सभी प्रकार की घास नहीं खाते हैं। सभी प्रकार की घास नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे प्रकार है घासों के, उस साइड वो जो है वो देखते भी नहीं है और उसको खाते भी नहीं है। तो इसका मतलब है, मान लीजिए उनकी जो खाने की घास है वो फेवरेट है ये सर्किल वाली। तो इनको जो है वो पूरा क्या कर देंगे, खा खा कर जो है चराई करके खत्म कर देंगे। तब कौन सी इसमें घास का विकास होगा? केवल ट्राइंगल वाली। इसका मतलब है उस जो वनस्पति जहाँ बहुत सारे प्रकार की घासें थी, वहां अब कितने प्रकार की घास विकसित हो रही है धीरे धीरे? एक प्रकार की। इस तरह से जो पशु होते हैं हमारे, वनस्पति को जो है बदलते हैं, वनस्पति के विकास को। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है?
और वायरस से तो एक ही नाम हमें याद आता है, कोरोना वायरस, है ना। तो कोविड-19 एक प्रकार है सर्दी जुकाम और कफ होने वाला। तो हमें अभी भी कोविड होता है, लेकिन ये कोविड-19 इसका एक दूसरा वेरिएंट है, जिसका जो है उस समय दवा नहीं बनी थी कोई। तो कोविड जो है एक वायरस है, आप समझ सकते हैं कि ये जो जुकाम है ये वायरस से होने वाला रोग है इन चारों में से। वहीं बात करें टाइफाइड की, तो ये हमने अभी अभी देखा है किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है, और दूसरे तो जल के कारण होता है। वहीं बात करें मलेरिया, तो मलेरिया आपको पता है किसके द्वारा होता है, वाहक मादा एनाफिलीज। और मादा एनाफिलीज में कौन रहता है अंदर, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफ्लीज इसका वाहक रहता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को ये लेके जाती है मादा एनाफ्लीज, और दूसरे में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन उनको खुद कभी होता नहीं है मलेरिया। मच्छरों को मलेरिया नहीं होता है। कॉलरा बात करें तो कॉलरा भी एक ऐसी बीमारी है जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा, और इसका जो वाहक का नाम है, रोग वाहक कौन सा जीवाणु, इसको बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी। कॉलेरा से ही आपको नाम स्पष्ट है, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा कॉलेरा होता है। आप आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं, कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, या वृष्टि है, वर्षा है। तो ये चारों ही जो है मौसम को प्रभावित करते हैं। तापमान यदि होगा तो मौसम प्रभावित हो जाएगा, नमी होगी उससे मौसम प्रभावित होता है, पवन और वृष्टि से। लेकिन सबसे अधिक किससे होता है, तो वह तापमान से, क्योंकि तापमान ही सभी कारकों के उत्पन्न होने का कारण है। तापमान कहीं अधिक हो रहा है, उससे लो प्रेशर का निर्माण होता है, और लो प्रेशर से ही क्या होता है, हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, और क्या आते हैं, इसी से ही अपना पूरा जो हमारा मानसून है इसी पर टिका है, तापांतर पर। और आर्द्रता भी को भी प्रभावित करता है। तो तापमान जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मौसम को प्रभावित करने वाला। और एक और प्रश्न पूछा जाता है हमारा, क्या पूछा जाता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं हमारे जो है ईवीएस के चैप्टर, जो हमारा सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा आप कवर मैं बता दूं कि जलवायु जो होता है वो दीर्घकालिक दशाओं का योग होता है। दीर्घकालिक मतलब हमारे यहाँ आपने देखा होगा ना, पहले कौन सा मौसम आता है शुरुआत से, जैसे ठंडी का मौसम आता है, सर्दी का, फिर क्या आता है, फिर गर्मी आती है, और फिर बरसात आती है। तो ये क्या एक साल ही होता है या हर साल ऐसा होता है, तो ये कई सौ सालों से ऐसा चला आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ की जलवायु है। वहीं मौसम की बात करें तो मौसम क्या होता है, जैसे अभी सुबह ठंड पड़ रही है, दिन में धूप निकल आई तो थोड़ा गर्मी लगने लगी, रात को फिर ठंड लगने लगी, हो सकता है शाम को बारिश भी हो जाए। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपने एक गाना सुना होगा कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। मतलब जो है कि मौसम जो हमेशा बदलता रहता है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि मौसम क्या है, बदलती हुई जलवायुविक दशाएं हैं, ठीक है। और जलवायु क्या है, दीर्घकालिक दशाएं हैं, इनका जो है परिवर्तन नहीं होता है इनमें। आई होप ये जो है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इस अगले प्रश्न में, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है। तो ये मैं आपको बता दूं, मध्य मंडल जो है सबसे ठंडी परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल जब हम जाते हैं तो ये लगातार हमारा ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। और माना जाता है कि लगभग 162 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यहाँ मध्य मंडल के बाद जो है आगे जो आने वाले आयन मंडल है, उसके बाद जो है हमारा ताप जो है वो बढ़ने लगता है। आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन पर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यदि आपने ग्लोब देखा होगा और उस पे देशांतर रेखाएं देखी होंगी, तो देशांतर रेखाएं एक है 0, और इसके जस्ट पीछे कौन सी बनी जाती है, ये 180 बनी जाती है। और इधर लाइन से रहती हैं आपकी रेखाएं, और इस साइड रहती हैं, और कितनी रहती है इस साइड, 180, इस गोलार्ध में 180 इस तरफ में। टोटल हमारी 360 जो है
देशांतर रेखाएं होती हैं, और इसमें से जो 180 नंबर वाली जो रेखा रहती है पीछे, यानी इसका लास्ट इसका ये सेम है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके द्वारा ही हमारी जो डेट है वो डिसाइड होती है कि आज कौन सी तारीख होगी। ठीक है। उसके बाद जीरो को भी हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको मानक समय रेखा बोला जाता है पूरे विश्व की, और इसको ग्रीनविच शहर से चूंकि ये निकलती है तो ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये लंदन से निकलती है, और इसी के द्वारा पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है। वही बात करें कि भारत में समय का निर्धारण करने वाली देशांतर रेखा, तो हमारे भारत की क्या है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कैसे पता चला हमें, यहाँ से 0 डिग्री के बाद जो है 82.5 का कोण बनाते हुए हमारे भारत में से जो निकलती है मानक समय रेखा, इससे हमारे देश में समय का निर्धारण होता है, जो इलाहाबाद के नैनी से जो है निकलती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कर्क रेखा ये सब आपको पता होगा कि ऊपर जो है भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा है, और नीचे 23.5 डिग्री क्या है, मकर रेखा है। विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा को ही हमारी विषुवत रेखा बोला जाता है। आई होप जो है ये क्लियर हो गया होगा। निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क स्थित है। तो नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं, ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो हमेशा जो है अभी जो सेंसस है, जनगणना जो है रिसेंट में कौन सी जनगणना हमारी है, 2011 की। 2011 के बाद कोई भी जनगणना हमारे भारत में नहीं हुई है। तो 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है वो 940 है। लिंगानुपात क्या होता है, महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो है संख्या जितनी भी होगी वो जो है लिंगानुपात कहलाएगा, ये महिलाओं की संख्या होती है। तो हमारे भारत का 940 है, और हमारे एमपी का कितना है, यहाँ से भी हालत खराब है, 931 जो है हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आप जानते हैं गोवा तो समुद्र वहाँ बीचेस है ही, महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी आप अरेबियन सी देख सकते हो, खंबात की खाड़ी देख सकते हो, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सी है राजस्थान, इसकी सीमा से जो है समुद्र नहीं लगता है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती है, एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। इसका जो सही उत्तर है ये है बीओडी। बीओडी को बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोला जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड को बताता है। यानी यदि इसका मान अधिक है, ऑक्सीजन की डिमांड अधिक है, तो इसका मतलब वो जल कैसा है, प्रदूषित है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा उतना स्वच्छ जल रहेगा। डिमांड बढ़ गई मतलब प्रदूषित है। और बीओडी की वैल्यू यदि कम है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड कम है, इसका मतलब पहले से कैसा जल है, वो स्वच्छ जल है, ये कम प्रदूषित जल है। तो ये आपको याद रखना है। प्रदूषण स्तर की माप किसी नदी की कैसे नापते हैं, बीओडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आपको याद रख लेना है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। समुद्री शैवाल कहलाते क्या हैं, इनको एल्गी बोला जाता है इंग्लिश में। और समुद्र में जो भी घास पौधे प्लांट्स रहते हैं, तो वो उसको खरपतवार कह सकते हैं। वो क्या है, एक समय के बाद वो जो है तैरने लगते हैं उसमें, और नीचे अपनी परत भी जमा लेते हैं समुद्र में सतह पर। उसे जो है क्या कहा जाता है, समुद्री शैवाल कहा जाता है, और आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है ये। लाइकेन क्या है, लाइकेन आपने पढ़ा है कि लाइकेन जो पौधे में कवक और जीवाणु, कवक और क्या कह रहते हैं, कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को जो है पोषण देते हैं। तो ये जो है किसका उदाहरण है, ये सहजीवी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का किसके रूप में इस्तेमाल होता है। आप कभी न कभी बाहर बड़े शहरों में गए होंगे, और कार में जब बैठे होंगे तो कई कारें कौन सी रहती हैं, सीएनजी। और जो पेट्रोल पंप की जगह है वो उन्हें फिलिंग स्टेशन कहा जाता है, वहां से वो सीएनजी गैस भरवाते हैं। सीएनजी का इस्तेमाल किस में किया जाता है,
वाहनों में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता फैलाना है तो क्या व्याख्यान द्वारा, लेक्चर के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण, ग्रुप जो आपकी टॉक है, ग्रुप समूह वार्तालाप है, या अध्ययन के द्वारा, स्टडी के द्वारा? तो इसका जो सबसे उत्तम तरीका है वह है हमारा जो क्षेत्रीय भ्रमण है ना, हमारा जो टूर के थ्रू जो है बच्चों को टूर कराएंगे, उसके द्वारा क्या है पर्यावरण जागरूकता फैलाई जा सकती है। क्योंकि टूर कराएंगे उससे आसपास का वो क्या देखेंगे, पर्यावरण देखेंगे। वहां उन्हें जो है पेड़ पौधों की प्रजातियां दिखाई जाएंगी। मान लीजिए आसपास उन्हें लिया जा रहा है, वहां लोग समाज को देखेंगे। बच्चे जो है किसको, समाज को, लोगों को। लोगों को तो वैसे भी देखते हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी परंपराएं इन सबको वो देखेंगे और उनसे वो सीखेंगे भी। उनके जनजातीय नृत्य, यदि आसपास हम इस तरह के टूर में ले जाते हैं, पर्यावरण जागरूकता उनके अंतर्गत जो है बहुत अधिक आती है। आगे देखते हैं, एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये आपको पता होगा। और इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण रहता है। और इसमें जो स्मेल आती है, इसमें जो स्मेल डाली जाती है, दुर्गंध कह सकते हैं, वो किस तत्व की आती है? एथिल मर क्रिप्टॉन। एथिल मर क्रिप्टॉन, ये बिल्कुल याद करना है, ये कई बार पूछा गया है ये वाला जो है कि कौन सा तत्व जो है एलपीजी गैस में दुर्गंध प्रदान करता है। तो इसलिए डाला जाता है ताकि आपको पता रहे कि गैस अभी लीक नहीं हो रही है। क्योंकि इससे तुरंत पता चल जाता है, गैस लीक होती है तो तुरंत पता चल जाता है हमें कि हाँ घर में कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है। तो ये इसलिए डाला जाता है। आगे देखते हैं, चमगादड़ जो है स्तनधारी है। स्तनधारी वो कहलाते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि ये बच्चे पैदा करता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक बायोटिक घटक हैं, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, ये चीजें जो हम स्थान हमको घेरती हैं। तो आपको ये पता होगा कि हमारे चारों ओर वातावरण में जो है हर तरफ जो है उसे पारितंत्र बोला जाता है। और जो है पर्यावरण जो है हमारे आसपास जो पूरा हमें घेरती है, वो क्या है? हमारा पर्यावरण है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इथोलॉजी कहा जाता है। ये अध्ययन बहुत पूछे जाते हैं कि स्टडी की, इसकी स्टडी क्या कहलाती है। तो इसके लिए भी कुछ हम क्वेश्चन लाते रहेंगे बीच बीच में, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे। जीवों का व्यवहार का अध्ययन जो है हमारा इथोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? आपको याद रखना है, सिल्क के उत्पादन से संबंधित क्या है हमारा? सिल्वी कल्चर है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी क्या कहलाया प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, क्योंकि शाकाहारी है। बकरी क्या है, शाकाहारी है तो प्राथमिक श्रेणी का। ये क्या है, ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता है उनको ये खाते हैं। तो ये कैसे कहलाते हैं द्वितीय? जैसे सांप किसको खाता है? चूहों को, है ना, मेढक, ये सब। शेर किसका, शेर तो जानवरों का शिकार करता है, सभी प्रकार के जो है। तो ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। तो इस ये ऐसा प्रश्न है जिसमें से दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। कभी आयोग भी ऐसा प्रश्न पूछता है कि जिसके दो उत्तर सही हैं तो दोनों में वो मार्क्स आपको प्रोवाइड कराता है। झूम खेती कहाँ पर होती है? आपने पढ़ रखा होगा झूम खेती के बारे में बहुत अच्छे से, तो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। झूम खेती कहाँ होती है? हमारे मेघालय राज्य में होती है। मेघालय से जो है आपकी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, यहाँ गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंती, आपने पहाड़ियों के नाम सुने होंगे, ये हिमालय का ही विस्तार है। और यहाँ क्यों सिद्ध है? क्योंकि यहाँ गारो खासी जयंतिया नामक प्रजातियां पाई जाती हैं, और उन्हीं के नाम पे जो है इनका नाम रखा गया है पहाड़ियों का। और किस लिए फेमस है यहाँ पर? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल जो है मौसिन राम, वो पाया जाता है। और इस तरह ये खासी की पहाड़ी में है। जैसे ये है गारो खासी जयंतिया, तो ये खासी की पहाड़ी में क्या है? मौसिन राम स्थल है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है?
तो जो हमारा वन्य जीव संरक्षण है, इसके लिए हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था जो है ये इसके लिए समर्पित है। ये जो फंड प्रोवाइड कराती है वर्ल्ड लेवल पर सभी विश्व के देशों को वन्य जीवन संरक्षण के लिए। आगे देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो आपने जरूर आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना होगा। कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है जहाँ वर्षा नहीं होती है या अधिक वहां पर प्रदूषण है। तो ये जो है सिल्वर आयोडाइड, ये आपको केमिकल याद रखना है। तो सिल्वर AgI जो है, सिल्वर आयोडाइड जो है मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त होता है। होता कैसे है, मान लीजिए ये क्लाउड्स हैं, ये वर्षा के बादल हैं और बरस नहीं रहे किसी जगह में, तो क्या है, एरोप्लेन से आकर के, तो एरोप्लेन से आकर के वहां पे क्या कराया जाता है, वहां पर स्प्रे कराया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर स्प्रे कराया जाता है। तो वो क्या होते हैं, बादल जो है हमारे जो है वर्षा कर देते हैं वहां पर, और वहां की जो है जलवायु वातावरण स्वच्छ हो जाता है। यदि प्रदूषण है तो वो पूरा कम हो जाता है। और यदि वर्षा बहुत नहीं हो रही, बहुत समय से बहुत सूखा की स्थिति है, तो ये सब दुबई में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है। और हमारे दिल्ली में भी इसका प्रयोग किया गया है। आप समझ रहे होंगे वहाँ कितना पोल्यूशन रहता है, इसका प्रयोग किया जा चुका है। आगे देखते हैं, परिवार की इकाई कौन होता है? तो इसमें हो सकता है आपको पिता लग रहा हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है परिवार का, उसकी एक इकाई है, यूनिट है। और पिता या माता उसके मुखिया हो सकते हैं। त्रिसत्तात्मक समाज है तो पिता, और मातृसत्तात्मक है तो माता हो सकती है। आदर्श परिवार किसे माना जाता है? ऑप्शन है संयुक्त परिवार, छोटे परिवार, दोनों, कोई इनमें से कोई नहीं। यह भावनाओं में नहीं बह जाना है। हम सभी को लगता है कि संयुक्त परिवार जो है आदर्श होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? छोटा परिवार सुखी परिवार। ये टैगलाइन आपने सुनी होगी, तो इसको बस याद रखना है। और क्या है, और भी हमारे सरकार ने योजनाएं जो चला रखी हैं, हम दो हमारे दो, ये योजनाएं जो चला रखी हैं किसके लिए हैं? छोटा परिवार करने के लिए। तो आपको याद रखना है, आदर्श परिवार किसे माना जाता है? छोटा परिवार। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इन सब वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और तो आई मैं इतनी उम्मीद तो आपसे रख सकता हूँ कि जरूर आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस अपडेट मिलते रहें। और कोई भी आपके डाउट हैं, आप कमेंट बॉक्स का जो है भरपूर प्रयोग करिए। चाहे वो आपको कोई डाउट हो, चाहे आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा। और इसी तरह हम तैयारी जो करते रहेंगे। और ज़रूर इस बार जो है संविदा वर्ग 3 हमारी जो टेट परीक्षा है आप सफल होंगे, यही बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।